नमस्कार। आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और सफर करेंगे आज से लगभग 2600 साल पहले के भारत का। सोचिए, एक ऐसा भारत जो आज से कितना अलग था। कोई बड़ा साम्राज्य नहीं, कुछ और ही था। चलिए उस दौर के पॉलिटिकल मैप को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बुद्ध के जन्म से ठीक पहले, मतलब जब मौर्य या गुप्त जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स नहीं थे, तब भारत का नक्शा दिखता कैसा था? क्या ये बस छोटे छोटे कबीलों का एक बिखरा हुआ इलाका था या फिर कुछ और? इसका जवाब छिपा है एक नंबर में, 16। जी हाँ, 16। उस वक्त पूरा भारत 16 बड़े बड़े पावरफुल और इंडिपेंडेंट राज्यों में बटा हुआ था, और इतिहास ने इन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया है, महाजनपद। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन 16 महाजनपदों को, फिर चलेंगे पूर्वी भारत के पावरफुल राज्यों की तरफ। वहां से हम मध्य और पश्चिमी भारत का दौरा करेंगे, फिर उत्तर पश्चिम के बॉर्डर वाले राज्यों को देखेंगे। इसके बाद हम दक्षिण के अकेले महाजनपद की अनोखी कहानी जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये पुराना नक्शा हमारे लिए आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो ठीक है, अपनी इस जर्नी को शुरू करने से पहले ना जरा सीन को सेट कर लेते हैं। मतलब ये महाजनपद आखिर थे क्या, और हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? तो देखिए, महाजनपद एक संस्कृत का शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है महान राज्य या ग्रेट किंगडम्स। ये वो पावरफुल किंगडम्स थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में उभर कर सामने आए। अच्छा, अब ये सवाल भी मन में आता होगा कि भाई हमें ये सब पता कहाँ से चला? तो इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एक बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। इसी किताब में इन 16 महाजनपदों की एक पूरी लिस्ट मिलती है। मतलब ये एक पक्का हिस्टोरिकल प्रूफ है। चलिए अब असली सफर शुरू करते हैं, और हमारी पहली मंजिल है पूर्वी भारत, जो उस जमाने में आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स और कल्चर का सेंटर हुआ करता था। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये है आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये गंगा का बहुत ही उपजाऊ मैदान था, और सच कहूं तो यहीं से इतिहास को बदलने वाली कई बड़ी चीजों की शुरुआत हुई थी। यहाँ के कुछ पावरफुल राज्यों पर एक नजर डालिए। अंग है, काशी है, कौशल, ये सब बड़े नाम थे। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम है जिस पर खास ध्यान देना होगा, मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। और मैं बता दूं, यही वो राज्य था जो आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास लिखने वाला था। तो पूर्व से अब हम चलते हैं मध्य और पश्चिमी भारत की तरफ। देखते हैं कि वहां क्या चल रहा था और कौन कौन से महाजनपद थे। तो हमारा सफर अब हमें सब कॉन्टिनेंट के एकदम दिल में ले आया है। हम आज के मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली हरियाणा वाले इलाकों की बात कर रहे हैं। और यहाँ के लिस्ट भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। देखिए, मालवा में पावरफुल अवंती था। कृष्ण की नगरी मथुरा जो थी वो शूरसेन महाजनपद का सेंटर थी। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है, वो है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। हाँ, बिल्कुल सही समझा, ये वही इलाका है जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। अब चलते हैं इस प्राचीन दुनिया की सरहदों पर, उत्तर पश्चिमी सीमांत की ओर। ये वो इलाका था जहां इंडियन कल्चर बाहरी दुनिया से टकराता था, मिलता था, और इसीलिए यहां की पॉलिटिक्स का रंग भी बाकी भारत से थोड़ा अलग था। और इनकी लोकेशन देखिए कितनी कमाल की है। ये राज्य आज के पाकिस्तान और कश्मीर तक फैले हुए थे। ये एक तरह से वो कॉरिडोर था जो भारत को सेंट्रल एशिया और उससे भी आगे की दुनिया से कनेक्ट करता था। यहाँ 2 मेन किंगडम्स थे, कंबोज और गांधार। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। अरे, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। नॉलेज और एजुकेशन का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर। अच्छा, हमारे इस सफर में अब तक हमने जितने भी राज्य देखे वो सब के सब उत्तर भारत में थे। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो सबसे अलग थलग था, ज्योग्राफिकली बिल्कुल अकेला। सोचिए, 16 में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में, और सिर्फ अकेला एक राज्य था जो विंध्य पहाड़ों के उस पार दक्षिण में था। यही बात इसे सबसे अलग और अनोखा बनाती है। और इसका नाम था अश्मक महाजनपद। इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। ये गोदावरी नदी के पास बसा था, विंध्य रेंज के साउथ में इकलौता महाजनपद। तो ठीक है, हमने ये पूरा सफर तो कर लिया, पर अब सवाल ये है कि ये जो पुराना नक्शा है, क्या ये सिर्फ हिस्ट्री की किताब का एक पन्ना है या इसकी कोई गहरी लेगेसी भी है? ये आज हमारे लिए मैटर क्यों करता है? तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। बस 4 बातें याद रखनी है। टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। टोटल किंगडम्स 16, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं।
इनका मेन फोकस एरिया था गंगा के मैदान, और हमें ये सारी जानकारी मिली है बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। बस ये 4 पॉइंट्स इस पूरे दौर की तस्वीर एकदम साफ कर देते हैं। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। ये 16 राज सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, दुश्मन थे। तो सत्ता के इस बड़े खेल में आखिर वो कौन सा एक महाजनपद था जो इन सबको हराकर भारत का पहला महान एम्पायर खड़ा करेगा? इसी सवाल के जवाब में छिपा है भारतीय इतिहास का अगला सबसे जरूरी चैप्टर। एक साम्राज्य बनने से बहुत पहले भारत असल में एक युद्ध का मैदान था। सोचिए, एक ऐसा दौर जब 16 महाशक्तियां आपस में ही लड़ रही थीं वर्चस्व के लिए। ये संघर्ष और बदलाव का एक ऐसा तूफानी समय था जिसने आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। आज हम उन्हीं महाजनपदों की कहानी में उतरेंगे। देखिए, आज हम जिस अखंड भारत की कल्पना करते हैं, उससे सदियों पहले ये जमीन एक शतरंज की बिसात जैसी थी, जिस पर कई राज आपस में ही लड़ रहे थे। हर राजा, हर कबीला बस एक ही चीज चाहता था, सुप्रेमेसी। यहाँ सीमाएं तो रोज बदलती थीं और शांति मानो एक भूला हुआ सपना थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बिखरी हुई ताकतें थीं, ये एक साम्राज्य में कैसे सिमट गईं? आखिर वो कौन सी वजह थीं, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इस उथल-पुथल से एकता को जन्म दिया? चलिए जरा खोद कर देखते हैं इस बदलाव की जड़ों को। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नए दौर की दहलीज से। एक ऐसा समय जहां घुमंतु कबीले पहली बार एक जगह बसकर संगठित राज्य बना रहे थे। यही वो पल था जब भारत के पहले राज्यों की नींव रखी जा रही थी। इन्हें ही कहा गया महाजनपद। इसका सीधा सा मतलब है महान राज्य। ये बात है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब सिंधु गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों पर ये 16 शक्तिशाली राज्य और गणराज्य उभरे, और इनके आने से इतिहास की धारा ही हमेशा के लिए बदल गई। पर इस क्रांति के पीछे था क्या? इसे हवा किसने दी? जवाब असल में 3 चीजों में छिपा है: लोहा, मिट्टी और चांदी। कह सकते हैं कि ये वो त्रिमूर्ति थी जिसने साम्राज्य बनाने की आग को भड़काया। इस युग में सबसे बड़ा गेम चेंजर था लोहा। तब तक लोहारों ने लोहे को और ज्यादा कठोर बनाने की कला सीख ली थी, और नतीजा, खेती के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत औजार और युद्ध के लिए पहले से कहीं ज्यादा घातक हथियार। अचानक से घने जंगलों को साफ करना और बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी करना मुमकिन हो गया। अब यहाँ देखिए कैसे टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी एक साथ काम करते हैं। लोहे के हल ने पहली बार गंगा के मैदानों की उपजाऊ लेकिन कठोर मिट्टी को चीरना मुमकिन बनाया, और इसका नतीजा हुआ चावल की बम्पर फसल। अब राज्यों के पास इतना अनाज था कि वो अपनी विशाल सेनाओं और बढ़ती आबादी का पेट आराम से भर सकते थे। और देखिए, जब गोदाम अनाज से भरे हों तो व्यापार तो फलेगा फूलेगा ही, लेकिन अनाज लेकर व्यापार करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसी जरूरत से जन्म हुआ भारत के पहले सिक्कों का, चांदी के आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं। इन सिक्कों ने व्यापार को इतना आसान बना दिया कि मानो एक आर्थिक विस्फोट ही हो गया। अच्छा, ये दौर सिर्फ आर्थिक ही नहीं था, ये राजनीतिक प्रयोगों का भी दौर था। उस समय शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। तो सत्ता के लिए 2 मॉडल टकरा रहे थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जहां राजा का कहा ही कानून था और सत्ता बेटे को विरासत में मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ थे गणराज्य या गणसंघ, जहां नेता को चुना जाता था। वहां शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि एक पूरी सभा के हाथ में होती थी। ये प्राचीन भारत का लोकतंत्र के साथ एक तरह का प्रयोग था। लेकिन इन सब 16 राज्यों के बीच एक ऐसा था जो महाशक्ति बनकर उभरने वाला था, जिसने आखिर में बाकी सबको अपने नीचे कर लिया, और वो था मगध। ऐसा लगता है मानो मगध ने कोई भौगोलिक लॉटरी जीत ली हो। ये गंगा के मैदानों के बिल्कुल बीच में था, जहां से व्यापार और सेना दोनों पर कंट्रोल रखना बहुत आसान था। और इसकी राजधानियां तो अपने आप में ही किले थीं। राजगृह पहाड़ियों से घिरा था और पाटलिपुत्र नदियों से। इन पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। तो आखिर मगध की सफलता का राज क्या था? ये कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि 4 मजबूत स्तंभों का एक ऐसा मेल था जिसने उसे बाकियों से कहीं ऊपर उठा दिया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं।
एक साम्राज्य को जो कुछ भी चाहिए वो सब मगध के पास था। जमीन के नीचे हथियार बनाने के लिए लोहे का भंडार था और जमीन के ऊपर एक विशाल सेना का पेट भरने के लिए उपजाऊ खेत थे। ऊपर से बड़े बड़े व्यापार के रास्ते भी उसी के कंट्रोल में थे, जिससे खजाना हमेशा भरा रहता था। और जहां तक बात मिलिट्री इनोवेशन की है, मगध का कोई मुकाबला ही नहीं था। ये पहले थे जिन्होंने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जरा कल्पना कीजिए, ये उस जमाने के टैंक थे, दुश्मन की लाइनों को कुचलते हुए, खौफ पैदा करते हुए। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त देते थे जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी भी साम्राज्य को महान बनाने के लिए दूरदर्शी और कभी-कभी क्रूर शासकों की भी जरूरत होती है। बिंबिसार और उसके बेटे अजातशत्रु जैसे राजाओं ने जीत और शादी के गठबंधनों की एक दोहरी नीति अपनाई और मगध को लगातार फैलाते चले गए। तो आखिर इस उथल-पुथल भरे दौड़ ने हमारे लिए पीछे क्या छोड़ा? इसकी विरासत बहुत गहरी थी। इसने सिर्फ नक्शे ही नहीं बदले, बल्कि एक पूरी की पूरी नई सभ्यता की नींव रखी। अगर हम जमीन की खुदाई करें तो इस युग की पहचान होती है चमकदार काले रंग के मिट्टी के बर्तनों से, जिन्हें NBPW कहते हैं। ये बर्तन इस बात का सबूत है कि ये भारत के दूसरे शहरीकरण का दौर था। मथुरा और पाटलिपुत्र जैसे हलचल भरे शहर व्यापार और संस्कृति के नए केंद्र बन चुके थे। ये वक्त सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक बदलाव का नहीं था, ये गहरे आध्यात्मिक मंथन का भी दौर था। इसी जमीन पर इसी दौर में दो महान धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन धर्मों ने उस वक्त की पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और समाज को एक नई दिशा दिखाई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि महाजनपदों का युग सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, बल्कि वो एक प्रस्तावना थी, एक तैयारी थी। इसी दौर ने वो मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नींव तैयार की जिस पर खड़े होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। आखिर में इस पूरे दौर का निचोड़ शायद एक ही विचार में छिपा है, ये एक पूरी तरह से परिवर्तनकारी दौर था। राजनीतिक केंद्रीकरण, आर्थिक तरक्की और सांस्कृतिक मंथन, इन सब ने मिलकर भारतीय सभ्यता की धारा को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। हमने देखा कैसे उस जमाने में लोहे जैसी एक नई टेक्नोलॉजी ने पूरे समाज को बदल दिया और साम्राज्यों को जन्म दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज की जो शक्तिशाली टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक्नोलॉजी, ये भविष्य में किस तरह के नए समाज या नई संरचनाओं को जन्म देंगी।